देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम भजनलाल के दौरे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे। राजसमंद और पाली दौरे पर सीएम भजनलाल रहेंगे। दोपहर 1:45 पर कुंभलगढ़ पहुंचेंगे और आपको बता दें कि श्री चारभुजा नाथ जी मंदिर में सीएम दर्शन करने वाले हैं। दोपहर 2:15 पर रिछेड़ के लिए सीएम रवाना होंगे और रिछेड़ में संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे। शिविर में लाभार्थियों से भी बातचीत सीएम करेंगे। सोजत के गागुड़ा गांव भी सीएम जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। गढ़बोर हेलीपैड से जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजसमंद और पाली में सीएम भजनलाल रहने वाले हैं। दोपहर 1:45 पर कुंभलगढ़ उपखंड पहुंचेंगे और श्री चारभुजा नाथ जी मंदिर में सीएम दर्शन करेंगे। तो दोपहर 2:15 रिछेड़ के लिए रवाना सीएम होने वाले हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। रिछेड़ में संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन सीएम भजनलाल शर्मा करने वाले हैं। शिविर में लाभार्थियों से भी बातचीत सीएम करेंगे। तो राजसमंद और पाली में सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। सीएम भजनलाल से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। सीएमओ में दोनों के बीच मुलाकात हुई है और दोनों के बीच प्रदेश के विकास को लेकर के चर्चा हुई है। तो सीएम भजनलाल से गिरिराज सिंह मिले। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है और दोनों के बीच सीएमओ में मुलाकात हुई है। प्रदेश के विकास को लेकर के चर्चा विमर्श किया गया है। तो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल से देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मिले हैं, वो तस्वीर है। और ये शिष्टाचार भेंट दोनों के बीच सीएमओ में ये मुलाकात हुई है। साथ ही साथ प्रदेश के विकास को लेकर के चर्चा भी हुई है। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। पहली बार 3 दिन जयपुर में पीएम मोदी रहेंगे और पीएम मोदी शुक्रवार की शाम जयपुर पहुंचेंगे। बीजेपी विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। लोकसभा की सभी 25 सीट जीतने का टास्क देंगे। पीएम के दौरे को लेकर के पार्टी ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। 8 जनवरी तक डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस होगी और 28 राज्यों के डीजी-आईजी शामिल होंगे। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा की सभी 25 सीट जीतने का टास्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और पीएम के दौरे को लेकर के पार्टी ने पूरी तैयारियां कर ली है। तो पहली बार 3 दिन जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और 8 जनवरी तक डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस होगी। 28 राज्यों के डीजी-आईजी इसमें शामिल होंगे। तो पीएम मोदी 3 दिन के लिए जयपुर आएंगे, जहां डीजी-आईजी सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही अपराध को रोकने के लिए मंथन भी किया जाएगा। इस सम्मेलन में हर राज्य के डीजी-आईजी शामिल होंगे। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर को सजाया जा रहा है क्योंकि राजधानी जयपुर में डीजी-आईजी सम्मेलन का आयोजन होगा। इसी सम्मेलन से पहले की तस्वीर आपके सामने है। सम्मेलन में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, जो अगले 3 दिन तक जयपुर में ही रहेंगे। ऐसा पहली बार होना है जब पीएम मोदी 3 दिनों तक जयपुर में रुकेंगे। क्योंकि देश भर के तमाम बड़े अधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी एजेंसीज के अधिकारी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंचने जा रहे हैं। और इस सम्मेलन की तैयारी जोरों पर है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई बड़े अफसर और नेता इसमें भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस 4 जनवरी से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलेगी। कॉन्फ्रेंस में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजी-आईजी भाग लेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह 5 जनवरी को जयपुर पहुंचेंगे और 7 जनवरी को वापस दिल्ली आएंगे। सम्मेलन जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होगा, जहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे कैंपस को एसपीजी ने अपने कब्जे में ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी राजभवन में ठहरेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऊर्जा विभाग के गेस्ट हाउस में रुकेंगे। राज्यों के डीजीपी और अन्य अधिकारी 5 जनवरी से
7 जनवरी तक आयोजित सम्मेलन में शामिल होने के लिए 4 जनवरी को ही जयपुर पहुंच जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर तमाम जो पूरे देश के जो 28 राज्यों से के जो डीजीआईजी हैं और जो केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीआईजी हैं उन्हें यहां पर संबोधित करेंगे। सम्मेलन में अमित शाह मुख्य अतिथि रहेंगे, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कार्यक्रम की अध्यक्षता कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय और जयपुर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से तैयार सुरक्षा इंतजाम पर एसपीजी काम कर रही है। साथ ही बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। इन तमाम मसलों को लेकर के यहाँ पर मंथन चिंतन किया जाएगा और उसके बाद में इस मंथन चिंतन के बाद में देश का जो गृह मंत्रालय, देश की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो उस पर आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो बूंदी से बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बूंदी दौरा आज रहने वाला है। नोताड़ा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत करेंगे और मानधाता बालाजी के दर्शन पूजन करेंगे। टाइगर हिल टॉप पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है। तो बूंदी से ये बड़ी जानकारी, विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन और ओम बिरला का आज बूंदी दौरा रहने वाला है। तो मानधाता बालाजी के दर्शन पूजन आज करने वाले हैं ओम बिरला। बूंदी से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आज बूंदी दौरा रहने वाला है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत करेंगे और नोताड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, मानधाता बालाजी के दर्शन पूजन ओम बिरला करने वाले हैं। तो टोंक से बड़ी जानकारी आपको दे दें, मंत्री बनने के बाद पहली बार मालपुरा आएंगे कन्हैयालाल चौधरी। मंत्री कन्हैयालाल का मालपुरा में भव्य स्वागत किया जाएगा। परिवार के साथ टोडा राय सिंह जाएंगे कन्हैयालाल चौधरी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टोंक से मालपुरा में भव्य स्वागत किया जाएगा कन्हैयालाल चौधरी का। परिवार के साथ टोडा राय सिंह कन्हैयालाल के जाने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। मंत्री बनने के बाद पहली बार मालपुरा कन्हैयालाल आएंगे। तो मालपुरा में भव्य स्वागत किया जाएगा। कन्हैयालाल चौधरी मालपुरा आएंगे, परिवार के साथ टोडा राय सिंह कन्हैयालाल जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होनी है। सभी महासचिव, प्रभारी प्रदेश अध्यक्षों की ये बैठक होगी और लोकसभा चुनाव की रणनीति और सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। भारत न्याय यात्रा को लेकर के रूट पर भी यहां पर चर्चा होनी है और भारत न्याय यात्रा वाले 14 राज्यों के अध्यक्षों के साथ रूट पर चर्चा होगी। आज ही भारत न्याय यात्रा का लोगो और डिजाइन का ऐलान होगा। आज ही कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की भी बैठक होगी और पी चिदंबरम की अध्यक्षता में मैनिफेस्टो की तैयारियों पर यह बैठक। आपको बता दें कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकती हैं वाईएस शर्मिला। आंध्र प्रदेश की सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन है शर्मिला। तो आज ही कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक भी होगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और दिल्ली में कांग्रेस की ये बड़ी बैठक होनी है। तो लोकसभा चुनाव की रणनीति और सीट शेयरिंग पर चर्चा की जाएगी। श्रीकरणपुर सीट पर कल वोट डाले जाएंगे। प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार में जुटे हुए हैं। इस सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और आप में त्रिकोणीय मुकाबला है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। श्रीकरणपुर में थम गया चुनाव प्रचार का शोर। अब प्रत्याशी घर घर जाकर करेंगे मान मनुहार। अब 5 जनवरी का इंतजार, किसका सपना होगा साकार। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में बुधवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया। अब प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं की मान मनुहार करेंगे। यहां 5 जनवरी को मतदान होना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, जबकि आम आदमी पार्टी में सन्नाटा छाया हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर के प्रचार की कमान खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने थाम रखी है,
जबकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने अपने दल के प्रत्याशी का मोर्चा थाम रखा है। वैसे बीजेपी ने यहां पहले ही बड़ा दांव खेल दिया है। पार्टी ने अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मतदान से पहले ही मंत्री बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जनता ने तय कर लिया। एक्चुअली सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी पहले भी मिनिस्टर रहे हैं और मंत्री रहते उन्होंने अनेक काम ऐसे किए गरीब के कल्याण के, श्रमिकों के कल्याण के लिए, जो आज भी वहां उस क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी और उनके कालखंड को याद करती है। भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता के दम पर चुनाव मैदान में मजबूत है, तो वहीं कांग्रेस सहानुभूति की लहर पर सवार होकर गढ़ हासिल करने में जुटी है। आपको बताते चलें कि कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद यहां चुनाव स्थगित हो गया था। कांग्रेस ने गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे को चुनावी अखाड़े में उतारा है। मैदान में बीजेपी, कांग्रेस समेत 12 प्रत्याशी हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 2,40,826 वोटर करेंगे। 5 जनवरी को सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। 8 जनवरी को मतगणना होगी। यहां पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गुरमीत सिंह कुन्नर को 73,896 वोट मिले थे। बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को 44,099 मत मिले और निर्दलीय प्रत्याशी रहे पृथ्वीपाल सिंह को 45,520 वोट मिले थे। प्रदेश में भले ही बीजेपी की सरकार बन गई हो, लेकिन कांग्रेस इस सीट को जीतकर एक बार फिर खुद को मजबूत दिखाने का जीतोड़ प्रयास कर रही है। वैसे इस विधानसभा चुनाव में श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा मत हासिल हुए हैं। यही वजह है कि कुन्नर के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट समेत कई नेता प्रचार कर चुके हैं। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर 1 दर्जन उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 5 जनवरी को करणपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 2,41,000 मतदाता किसे अपना प्रतिनिधित्व सौंपकर विधानसभा भेजते हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। श्रीकरणपुर चुनाव के लिए जिला निर्वाचन विभाग विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने जिला निर्वाचन अधिकारी अंशुदीप से खास बातचीत की है, वो सुनिए। चुनाव प्रचार थमने के साथ ही जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा विधानसभा चुनावों को लेकर की जा रही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप जी। हम इन्हीं से जानते हैं, सर, शाम 6 बजे जैसे ही चुनाव प्रचार थमा, अब पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी? देखिए, आखिरी 48 घंटे जो 6 बजे हो गए हैं, उसके अनुसार हमारा साइलेंस पीरियड चालू हो गया। साइलेंस पीरियड के अंदर कुछ हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं जिसको पालना करनी है। एक, किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार पब्लिक के अंदर नहीं करवाया जाएगा। दूसरा, कोई भी वोटर जो बाहर के हैं उनको यहाँ पर रहने की अब अनुमति नहीं है। जो भी यहाँ के करणपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर नहीं हैं, वो करणपुर विधानसभा क्षेत्र से उनको बाहर भेजने की जो कार्रवाई है वो भी हमारे यहाँ से चालू हो गई है। साइलेंस जोन का मतलब हम ये समझें कि सर, विधानसभा क्षेत्र में यदि बाहर से कोई पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा लीडर आया है, चाहे वो मंत्री हो या फिर कोई स्टार कैंपेनर हो, वो सब अब विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेंगे। तो किसी प्रकार के जो बाहर के वोटर हैं, जैसे मैंने बताया, बाहर के वोटर कोई भी हो सकते हैं, उनका वहाँ पर प्रेजेंस अब अनुमत नहीं रहेगा। कोई दिव्यांग मतदाता या बुजुर्ग मतदाता अगर आते हैं तो उनके लिए वहाँ पर वॉलंटियर्स की और व्हील चेयर्स की व्यवस्था करवाई गई है। और किसी भी अगर स्थिति के अंदर कोई भय की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए उचित रूप से पुलिस फोर्स हमारी पूर्ण रूप से तैयार है। न्यूज़ 18 भी सभी मतदाताओं से अपील करता है कि 5 जनवरी को वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करें और बिना किसी प्रलोभन में आए भय मुक्त होकर ही अपने मतदान का उपयोग कर अपने लिए उचित प्रतिनिधित्व चुनकर विधानसभा में भेजें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। तो प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। अगले 2 से 3 दिन राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि कोल्ड डे और घना कोहरा छाया रहेगा और तापमान में जो है लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीती रात सीकर का जो तापमान है 3 डिग्री दर्ज किया गया।
7 जनवरी के बाद बदलेगा मौसम का मिजाज। 7 जनवरी के बाद हल्की बारिश हो सकती है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। बीती रात सीकर का तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया है। जयपुर का जो तापमान है 5.7 डिग्री दर्ज किया गया है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर देखिए, चारों तरफ नजर आ रहा है धुंध, और हर कोई अलाव का सहारा लेते हुए दिख रहा है। वर्तमान में राजस्थान के कुछ भागों में कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे, इसके अलावा घने से अति घना कोहरे का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में गंगानगर में सबसे कम अधिकतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि औसत से 8.7 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान की यदि बात करें तो शेखावटी क्षेत्र में सबसे कम न्यूनतम तापमान फिलहाल दर्ज किया जा रहा है। आज सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर में 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। घना कोहरा और कोल्ड डे की परिस्थितियां राजस्थान में अभी भी अगले 2-3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। और 3 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक पुरी हमारे साथ भरतपुर से जुड़े हुए हैं, प्रतीक सोलंकी सिरोही से, और अशोक कुमार हमारे साथ श्री गंगानगर से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक पुरी का रुख कर लेते हैं। दीपक, अभी भरतपुर में क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, चारों तरफ धुंध नजर आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार जरा तस्वीर दिखाइए भरतपुर की। और सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो मौसम है, अभी जो तापमान है वो 5 डिग्री पहुंच चुका है, और ये पिछले 8-10 साल में इस बार पहली बार देखने को मिल रहा है कि मौसम विभाग ने कोल्ड डे की जो संभावना जताई थी वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और पूरी तरह कोल्ड डे जो है वो 7 जनवरी तक रहेगा, यानी कि तापमान जो है वो 5 डिग्री तक पहुँच चुका है, जिसके कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। बस ट्रेनें सभी लेट हो रही हैं, जिससे जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ तापमान में अधिक गिरावट होने के कारण जो फसलें हैं उनको सबसे अधिक नुकसान की अब जो संभावना है वो जताई जा रही है। ऐसे में कृषि विभाग भी अब लगातार सक्रिय हो गया है और गांव-गांव जाकर के किसानों को जो है कि जो खेती है उसे बचाने के लिए कि किस तरह सर्दी से उसे बचाया जाए, उसके उपाय जो है वो बताए जा रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये जो सरसों की फसल है, ये देखिए अभी फूल इसमें आ रहा है, लेकिन अधिक सर्दी पड़ने के कारण इसमें जो पीलापन है, जो सफ़ेद जो रुआं लगता है इसमें, वो यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे के इसके कारण ये फसल खराब होने की कगार पर है। ऐसे में कृषि विभाग लगातार कैंप लगा करके और किसानों को अब इस पूरे मामले में जानकारी दे रहा है कि किस तरह सर्दी से इस फसल को बचाना है, जिससे कि अधिक जो सर्दी है, कोल्ड डे, सीवियर कोल्ड डे जो है, उससे सर्दी के कारण जो नुकसान है फसल को, उससे कैसे बचा जा सकता है। ये जो सभी तरीके हैं वो बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन द्वारा जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर लोगों को सर्दी से बचाने के लिए रैन बसेरे और अलाव के लिए जो सामग्री है उसको पहुंचाया गया है, जिससे कि लोग जो है वो ठंड से अपना बचाव कर सकें। जो फुटपाथ और अन्य स्थानों पर लोग रहते हैं उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है, क्योंकि ठंड इतनी है कि लोग जो है वो अपने आप को पेड़ के नीचे या फिर कोई टीन सेट के नीचे इस तरह से रात्रि में देखे हुए नजर आते हैं। लेकिन अब प्रशासन जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, निर्देश दिए हैं नगर निगम के अधिकारियों को कि इस तरह के लोग अगर हैं तो उन्हें रैन बसेरे में शिफ्ट किया जाए। लगातार 3 दिन से इस तरह की जो सर्दी है वो बढ़ना शुरू हुई है, क्योंकि तापमान जो है वो 7 से 8 डिग्री था, लेकिन अब अचानक ही 5 डिग्री तक 5.5 डिग्री तक तापमान पहुंच गया, जिसके कारण ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड के साथ साथ सर्द हवाएं जो हैं वो भी बहुत चल रही हैं, जिसके कारण ठंड जो है वो अधिक प्रभावशाली हो रही है। हालांकि कोहरा तो नहीं है, क्योंकि हवा चल रही है तो कोहरे को छांट देती है हवा, तो कोहरा जो है वो नहीं है, लेकिन सर्द हवा चलने के कारण दीपक देखिए अब कोहरा तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ठंड हवाएं चल रही हैं, तो उससे सर्दी और भी ज्यादा बढ़ गई है। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक सोलंकी हमारे साथ सिरोही से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रतीक, देखिए अब प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है, कोल्ड डे का अलर्ट अब जारी किया गया है। जरा तस्वीर दिखाइए सिरोही की, अभी तापमान क्या बना हुआ है, और यह भी कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन अभी राहत नहीं मिलेगी ठंड से। जी बिल्कुल, देखा जाए तो मैं सिरोही का सबसे वेस्टर्न चौराहे या अहिंसा सर्कल पर हूँ। यहाँ पर कैमरामैन को बोलूंगा एक बार आप बताएं दर्शकों को कि किस प्रकार यहाँ पर जो है शीतलहर का प्रकोप जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि विजिबिलिटी साफ है, लेकिन शीतलहर चलने के कारण जो है ठिठुरन बढ़ चुकी है, लोग जो है घर में दुबके हुए हैं। ये चौराहे जो है यहाँ पर भारी संख्या में यातायात नजर आता है, लेकिन अभी देखने जा रहा है इक्का दुक्का वाहन जो है वो नजर आ रहे हैं।
लोग जो सर्दी से बचने के लिए घर में ही रह रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि तापमान की जब बात की जाए तो सिरोही का तापमान जो है देर रात जो 60 डिग्री दर्ज किया गया था, जो कि पिछले 5 साल में नहीं हुआ, जो आज जो सबसे कोल्ड रात जो कही जा रही है। लेकिन इसका खासा असर जो है लोगों के दिनचर्या पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग जो सर्दी से बचाव के लिए घर में ही दुबके, जो आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर लोग जो निकलते थे वो निकलना अब यानी कि लगभग बंद हो चुके हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि लोगों की दिनचर्या जो है 9 बजे बाद सूरज जब आता है उसके बाद ही जो उनकी दिनचर्या शुरू होती है। हालांकि इसका असर जो है बड़े और बुजुर्गों पर जो है सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई निजी स्कूलें जो है शुरू हो चुकी है, लेकिन उन स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या भी कम जो है देखी गई है। लेकिन आने वाले समय में जो है मौसम विभाग की चेतावनी भी है कि जिस प्रकार जो तापमान का पारा गिरेगा तो इसका सीधा असर जो है लोगों के दिनचर्या पर पड़ता हुआ नजर आएगा। किसानों को भी जो है चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय में पारा गिरेगा तो फसलों को भी नष्ट होने की संभावना बताई गई है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अशोक कुमार हमारे साथ श्रीगंगानगर से लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, अभी श्रीगंगानगर में मौसम कैसा बना हुआ है? क्योंकि अभी जो अलग अलग जगह से हमने तस्वीरें देखी उसमें तो धुंध नजर नहीं आ रही है, लेकिन यह है कि अब सर्दी आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है, क्योंकि ये जनवरी का महीना है और कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन अभी मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। और जो वाहन चालक उनको परेशानी हो रही है क्योंकि लोग ऑफिस जा रहे हैं तो ठंडी हवा चल रही है, तो काफी ज्यादा लोग अब यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल आयुषी, देखिए गंगानगर की स्थिति भी कमोबेश वही है जो हमने भरतपुर या सिरोही में देखी है। हालांकि धुंध का असर यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि पिछले 2-3 दिनों से श्री गंगानगर वासियों को धुंध से आंशिक राहत तो मिल गई है, लेकिन जिस तरह से वेरी कोल्ड डे का जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसका अच्छा खासा प्रभाव श्री गंगानगर में देखा जा रहा है। पिछले 4-5 दिनों से श्री गंगानगर में सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाने के कारण दिन और रात के तापमान में अंतर महज 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ही रह गया है। मैं आपको श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, अभी मैं अंबेडकर चौक पर मौजूद हूं और अंबेडकर चौक से रविंद्र पथ की ओर जाने वाला यह रास्ता है जो मुख्य मार्ग है, लेकिन आप ये देखिए पूरी तरह से खाली पड़ा है। सबसे हालांकि सुबह का ही वक्त है, लेकिन जो मॉर्निंग वॉकर्स अक्सर हम यहाँ देखा करते थे वो मॉर्निंग वॉकर्स भी अब यहाँ से नदारद हो चुके हैं, क्योंकि रात के समय तापमान 8 डिग्री 7.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। दिन का तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। तो लोग जो आवश्यक काम से ही बाहर निकलते हैं और जब कहीं बाहर निकलते हैं जहां कहीं उन्हें मौका मिलता है अलाव सेकने का या तंदूर सेकने का, तो वो अपने आप को गर्म करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं, क्योंकि हल्की ठंडी हवाओं के साथ साथ जो गलन भरा एहसास है वो लगातार बढ़ रहा है। सर्दी के तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं और यही वजह है कि इस समय श्री गंगानगर वासियों का रूटीन पूरी तरह से बदल कर रह गया है। बिल्कुल अशोक, सबका ही रूटीन बदल गया है, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से भी हम देख पा रहे हैं कि लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आप तीनों रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो सर्दियों में रेलवे ट्रैक फ्रैक्चर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई हादसा ना हो इसके लिए भारतीय रेलवे के सजग प्रहरी यानी ट्रैकमैन हर वक्त मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ट्रैकमैन की ड्यूटी कितनी चुनौतीपूर्ण है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ठंड प्रचंड है, लगातार न्यूनतम तापमान गिर रहा है। इस गिरते तापमान के बीच ट्रेन की पटरियां सिकुड़ने लगी है और उनमें क्रैक यानी फ्रैक्चर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और जरा सी लापरवाही किसी भी ट्रेन हादसे को दावत दे सकती है। लेकिन आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसके लिए ये कर्मचारी लगातार काम करते रहते हैं। करीब 1 लाख किलोमीटर ट्रैकिंग के लिए करीब 80,000 रेल ट्रैक मेंटेनर काम करते हैं। जीपीएस सिस्टम के साथ ये हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। 2-2 किलोमीटर के एक फिक्स दायरे में बार बार मुआयना करना होता है, ताकि अगर कहीं कोई कमी है या फिर ट्रेन की पटरी में कोई क्रैक आया है तो समय रहते रेलवे को अलर्ट कर दिया जाए और गुजरने वाली ट्रेन को समय रहते रोक दिया जाए। रात को 11 बजे आते हैं और 11 बजे से ही जब से आते हैं तो सवेरे 7 बजे तक ड्यूटी होती है और इस ड्यूटी में हम ट्रैक को बारीकी से देखते हैं। एक एक चीज़ को हम अच्छी तरह देखते हैं कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कहीं कोई खराबी तो नहीं है। किस तरह की समस्या आती है सर सर्दी में? सर्दी में समस्याएं आती है, जैसे कोहरा है, घना कोहरा हो जाता है तो फिर गाड़ी दिखाई नहीं देती है। गाड़ी को बहुत नज़दीक आने के बाद दिखाई देती है तो उसका पूरा ध्यान रखना होता है और हमें भी लाइन से हटना होता है।
तो क्या फ्रैक्चर की संभावना रहती है? क्लिपिंग से निकल जाती है जो हाँ, ये क्लिप्स वगैरह निकल जाती है, कई जगह प्लेट खुल जाती है तो उसे भी बांधना होता है, उसे दोबारा टाइट करना पड़ता है, और फ्रैक्चर हो जाता है तो फिर उसको तुरंत गाड़ी को रोकना पड़ता है। और तो कभी डर लगता है क्योंकि ये 12 किलोमीटर पूरी रात सफर करना, अंधेरा, सर्द रात, पूरी कड़ाके की ठंड, पूरी रात ही चलना होता है। पूरी रात चलना। हाँ। नीरज है, उनसे भी बात करेंगे। नीरज जी, कितनी कठिन होती है आपकी ड्यूटी, क्योंकि आप होमगार्ड से हैं और यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर की कमी है, इस वजह से आप यहाँ पर हैं, लेकिन कितनी टिपिकल होती है ये ड्यूटी? टिपिकल तो होती है सर, फिर भी करते हैं हम हमारी पूरी उससे ड्यूटी को। किस तरह की दिक्कतें आती है? दिक्कत तो सर सर्दी है, कोहरा है, कभी कोई जानवर वगैरह भी आ जाता है ट्रैक पे तो फिर उसकी सूचना भी आगे देते हैं। इस प्रकार से हम सभी तरीके से ध्यान रखते हैं। तो देखा आपने, सर्द रातों में ये काम कितना चुनौतीपूर्ण है। कई बार तो ट्रेन की चपेट में आकर इनकी जान तक चली जाती है। ऐसे में रेलवे मजदूर संघ की मांग है कि इन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। हमने एक बहुत पहले चीज कही थी कि इन्हें हार्डशिप अलाउंस मिलना चाहिए। जोखिम भरा काम है तो जोखिम भत्ता जरूर मिलना चाहिए, और बहुत मेहनत के बाद, मुद्दत के बाद जाकर के वो कहीं आज शुरू हुआ है, पर वो भी उस अनुपात में नहीं है, बहुत कम है। 27-50 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होता इनकी मेहनत को देखते हुए। साथ ही साथ हमने एक चीज़ और भी कहा है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।